गुड मॉर्निंग। आज एक बार फिर स्पॉटिंग और कॉमन एरर्स के साथ मैं आनंद सिंह आप लोग का स्पॉटिंग और कॉमन एरर्स की श्रृंखला में आप लोग का स्वागत करता हूं। ये जितने स्पॉटिंग और कॉमन एरर्स आपके ग्रामर से रिलेटेड एरर्स हैं, जो आपके एसएससी, बैंकिंग या अदर कंप्यूटर एग्जाम में जो सिलेबस है उससे रिलेटेड एरर्स हैं, आज मैंने डे 8 के रूप में एसएससी में जो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम में एरर्स आए हुए हैं, आज उनको मैंने कंपाइल किया है डिस्कस करने के लिए। तो समय को बर्बाद न करते हुए आइए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हीज़ कंपोजिशन इज़ इन्फीरियर देन मी, नो एरर। अब यहाँ पे इसको देखना है, ये सेंटेंस आपके 4 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। किसी एक पार्ट में एरर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जिस पार्ट में एरर है वही आपका आंसर है और उसको सही करना है कि यहाँ पे क्या होगा। यदि नहीं एरर है तो आपका आंसर पार्ट डी होगा। ठीक है, तो इसको आप देखें, समझें, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। हीज कंपोजिशन इज इन्फीरियर देन मी। पहली चीज़ है कि यहाँ पे कंपेयर किया गया है। किसका कंपेयर किया गया है? हीज कंपोजिशन का और मी का, मतलब मी का कंपेयर किया गया है। पहली चीज़ है कि आपको मैंने जैसा कि पहले वीडियो में बताया हुआ था, जो 7 वीडियो बन चुकी हैं उसमें बताया गया है, ये कॉन्सेप्ट आ चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लें। फिलहाल यहाँ पे मैं एक बार फिर डिस्कस कर दे रहा हूँ। जब भी आपको कंपेयर के लिए, नॉर्मली तो कंपेयर के लिए देन का ही यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे वर्ड आपको मिल जाए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, प्रीफर, इनके साथ टू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो कंपेयर किया गया है, यहाँ पे देन है। इन्फीरियर के साथ क्या आना चाहिए? टू आना चाहिए। तो आपके पार्ट ई में एरर है, यहाँ देन की जगह आप यहाँ पे टू कर दो, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है, यहाँ पे आप वर्ड यहाँ पे समझने लायक है, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? एक कॉमन सेंस की बात है, आप लोग नॉर्मली दवा लेते हो, वहाँ लिखा रहता है कंपोजिशन मतलब वो चीज़ होता है जिससे कोई चीज़ मिलके बनी होती है। जैसे दवा बनती है, दवा में क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं उसको बोलते हैं कंपोजिशन का मतलब होता है रचना, मतलब वो वस्तु कैसे बनी हुई है, मतलब रचना। तो कहने का मतलब हो गया, हीज कंपोजिशन इज इन्फीरियर मतलब होता है नीच, तुच्छ, मतलब हीज कंपोजिशन इन्फीरियर देन मी, मतलब उसकी जो रचना है वो मेरी अपेक्षा क्या है? तुच्छ है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट नोट करने लायक है, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर और प्रीफर के साथ आपका टू का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज मच एक्साइटिंग, नो एरर। इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ है कि यहाँ पे आपका एक एक पार्ट को देखते चलो आप। बिटवीन, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आना चाहिए बिटवीन दो के लिए प्रयोग होता है, इंडिया और पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल सही है। बिटवीन के साथ एंड आता है, बिल्कुल सही है। और ये वाज जो वर्ब है वो हॉकी मैच के लिए हुआ है, चूँकि वाज क्या है? सिंगुलर है, पास्ट का सिंगुलर है, इसीलिए हॉकी मैच सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वाज भी बिल्कुल सही है। तो एरर कहाँ हुआ? एरर आपके पार्ट सी में है, यहाँ मच की जगह हो जाएगा वेरी। कॉन्सेप्ट को नोट करिए, कॉन्सेप्ट नोट करने वाली चीज़ है, मच के साथ आपका यूज़ होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यूज़ होता है, और वेरी के साथ आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल।
ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। यहाँ पे देखिए एक्साइट, EXCIT, एक्साइट, एक्साइट मतलब वो क्या होता है, एक्साइट मतलब होता है उत्सुक, ठीक है। तो एक्साइट, ठीक है, एक्साइट का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया एक्साइटिंग। अब चूंकि एक्साइटिंग हो गया तो यहाँ पे आपका वेरी का यूज होगा, मच की जगह वेरी कर देंगे, सेंटेंस सही हो जाता। लेकिन यहीं पे अगर एक्साइटेड रहता तो यहाँ पे मच का प्रयोग सही होता, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। कहा गया है हॉकी मैच खेला गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वाज वेरी मच, जो कि क्या था, बहुत ज़्यादा क्या था, एक्साइटिंग था, ठीक है ना, बहुत ही एक्साइटिंग था, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ओल्ड मैन वॉज ओवरवेल्म्ड फॉर जॉय एट द सक्सेस ऑफ हिज ओनली सन, नो एरर। द ओल्ड मैन वॉज ओवरवेल्म्ड फॉर जॉय एट द सक्सेस ऑफ हिज ओनली सन, नो एरर। इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि एरर कहाँ पे है, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं। इसका जो एरर है वो इसके पार्ट बी में एरर है। यहाँ पे होना चाहिए फॉर की जगह पे होना चाहिए बाई का यूज़, ठीक है। सेंटेंस चूंकि ये पैसिव वॉइस में है, उसका रीज़न क्या है, सेंटेंस ये किस में है, पैसिव वॉइस में है, और बाई जो है पैसिव वॉइस के एजेंट के रूप में काम करता है कि किस माध्यम से जो है ओल्ड मैन जो है आवश्यकता से ज़्यादा खुश हो गया, ठीक है ना। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है आवश्यकता से ज़्यादा कोई चीज़, जैसे आप खुश हो रहे हो बहुत ज़्यादा, इतना खुश हो गए कि आप पागल हो गए, आपके यहाँ पागलपन की स्थिति आ गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश होना जॉय के कारण, ठीक है। इसको हम लोग अभी इसका मीनिंग समझेंगे तो ज़्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल ये समझिए कि यहाँ पे फॉर की जगह बाई होगा क्योंकि सेंटेंस ये पैसिव वॉइस में है। अब इसको पहचाने कैसे आप, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज आर एम वाज वर्ब के साथ। एक्टिव वॉइस में कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं होता है, सिर्फ पैसिव वॉइस में ही इज आर एम वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब चूंकि वाज है ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और पैसिव वॉइस में बाई एज एजेंट का काम करता है, ठीक है, इसलिए यहाँ फॉर की जगह पे बाई होगा। अब इसको ओवरवेल्म्ड को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। ये कहना क्या चाहता है सेंटेंस, द मैन वाज, जो आदमी था, बूढ़ा आदमी था, वाज था ओवरवेल्म्ड बाई जॉय, मतलब जॉय मतलब आनंद के कारण इतना आनंद उसको मिल गया, वो क्या हो गया, उसको पागलपन की स्थिति आ गई, मतलब कितना खुश हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया जॉय के कारण, खुशी के कारण, ठीक है। एट द सक्सेस, किस पे, सक्सेस पे, सफलता पे, ऑफ हिज, किसकी, अपने, केवल अपने पुत्र की, इकलौते पुत्र की, केवल अपने पुत्र की सफलता पे वो बहुत ज़्यादा खुशी हो गया था। कौन, बूढ़ा आदमी, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यदि समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे लिखिए, बताइए यहाँ मुझे प्रॉब्लम है और हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, इजंट इट, ठीक है, और नो एरर। इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एसएससी खासकर एसएससी में एक क्वेश्चन तो इससे लगभग आ ही जाता है, ठीक है, और वो इसी टाइप का क्वेश्चन होता है, बहुत टफ नहीं होता है, बस इसी टाइप क्वेश्चन होता है, चूँकि एसएससी में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और लगभग आ ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करें। 4 पार्ट डिवाइड है, क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये चैप्टर क्वेश्चन टैग, एक चैप्टर आप लोग में है क्वेश्चन टैग, उससे है क्वेश्चन ये। तो उस क्वेश्चन टैग में आप दो चीज़ें, क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता क्यों है, पहली चीज़ ये समझिए आप। क्वेश्चन टैग का होता है किसी सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए, मतलब उस पर जोर देने के लिए, ठीक है। जैसे आप कहते हो तुम यहाँ आओगे, आओगे ना, बोलते हो ना तुम यहाँ आओगे ना, तुम यहाँ आओगे, तो आओगे ना मतलब उसको प्रेशर देते हो सेंटेंस पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग बना हुआ है, मतलब सेंटेंस पे एम्फेसाइज देने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन टैग इसलिए होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका होता है जब क्वेश्चन टैग बनता है, यदि सेंटेंस पॉजिटिव में है
क्वेश्चन टैग निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग आपका निगेटिव हो गया है, इसको बोलते हैं इज़ नॉट इट, इज़ नॉट इट। देखिए ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक, ये कॉमा लगा हुआ है, ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है, और क्वेश्चन टैग वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ निगेटिव हो गया। मतलब सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव हो गया। और जो पॉजिटिव सेंटेंस है, जो पॉजिटिव सेंटेंस है, उसका जो सब्जेक्ट होता है, उसका सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे यू हो जाएगा, इट के जगह पे यू हो जाएगा, नॉट तो रहेगा ही, और उसका जो वर्ब है वो भी क्वेश्चन टैग का वर्ब बन जाता है, विल नॉट यू, विल नॉट यू। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो वॉन्ट, वॉन्ट यू लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक हुआ। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन टैग में आपको 3 बातें याद करनी है। क्या? नंबर 1, यदि सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका जो क्वेश्चन टैग वाला जो पार्ट है वो निगेटिव हो जाएगा। नंबर 1 कॉन्सेप्ट। दूसरा, पॉजिटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बन जाता है, और पॉजिटिव सेंटेंस का वर्ब जो है क्वेश्चन टैग का वर्ब बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यू चूँकि सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे यू आ गया, और यहाँ पे विल चूँकि वर्ब के रूप में कार्य कर रही है तो विल यहाँ पे आ गया, और पॉजिटिव है तो निगेटिव हो गया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसका मतलब समझते हैं। जैसा मैंने कहा, इसका मतलब होता है एम्फेसाइज करने के लिए। अब इसको समझिए, सेंटेंस एम्फेसाइज कैसे कर रहा है, इसको समझें। यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, तुम जो है तुम आओगे मेरी पार्टी में टुमारो, कल तुम मेरी पार्टी में आओगे। विल नॉट यू, आओगे ना, तुम आओगे ना, इसका कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए 5th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 5th क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम, नो एरर। इसको देखें और सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एरर कहाँ पे है इसमें? ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इसमें एरर है ही नहीं। अब देखिए एक चीज़ ध्यान समझिए, मैं तो अभी लगभग दे रहा हूँ किसी न किसी पार्ट में एरर है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर अगर 5 क्वेश्चन देता है तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा देगा जिसमें नो एरर रहेगा। हमेशा एरर ढूंढने का प्रयास मत करें आप, कभी कभी ऐसा भी होता है एरर नहीं होता है। आइए डिस्कस करते हैं, एक एक चीज़ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ है, अब ध्यान समझिए, ये सेंटेंस आपका है, पहली चीज़ है पैसिव वॉइस में है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है। वाज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, स्पेंड स्पेंट, ठीक है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म का। अब पहली चीज़ है, एक एक पार्ट को देखिए। अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत सारी मुद्रा। तो मुद्रा पहली चीज़ है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, तो ये जो है सिंगुलर ट्रीट होती है, इसके साथ है क्या है, सिंगुलर वर्ब वाज का यूज हुआ है। यहाँ पे क्लियर हुआ। मनी के लिए अनकाउंटेबल नाउन है, एज ए सिंगुलर ट्रीट होती है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पे मनी के साथ आपका वाज आ गया, ये पार्ट सही है। और वाज के साथ इसका क्या है, थर्ड फॉर्म स्पेंट यूज हुआ है, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। किस पे? ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स, बिल्कुल सही है। और पैसिव वॉइस में चूंकि ये कहा गया है अ लॉट ऑफ मनी खर्च किया गया, अ लॉट ऑफ मनी खर्च किया गया किस पे, ऑन द कॉमनवेल्थ गेम पे खर्च किया गया। बहुत सारी मुद्रा किस पे खर्च की गई, कॉमनवेल्थ गेम पे खर्च की गई। मुद्रा ने कोई काम नहीं किया, मुद्रा पे काम हुआ, मुद्रा को खर्च किया गया, ठीक है। इसलिए सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है और यहाँ पे आपका कोई एरर नहीं है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रुस्तम एंड आई माई सेल्फ सॉ द पिक्चर, नो एरर। आप इसमें एरर को फाइंड आउट करें, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं। यदि नहीं फाइंड आउट किए होंगे तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे एरर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका जो एरर है वो पार्ट बी में एरर है। यहाँ पे माई सेल्फ की जगह पे आई होगा,
माई सेल्फ की जगह पर क्या होगा, आई होगा। रीज़न क्या है उसका, रीज़न उसका ये है कि जब पहली चीज़ है कि किन्होंने देखा, सब्जेक्ट कौन है पहले, सब्जेक्ट पहले कौन है, इसमें यहाँ बता दे रहा माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। पहली चीज़ है माई सेल्फ क्यों नहीं होगा इसको समझें, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। माई सेल्फ होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, और ये जो है सब्जेक्ट का कार्य नहीं करता है, सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। इसको आप याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, ठीक है। तो ये चूंकि सब्जेक्ट इसमें है कि नहीं, कौन सब्जेक्ट है, रुस्तम एंड आई, रुस्तम और मैंने क्या देखा, पिक्चर देखा। तो सब्जेक्ट तो दो हुए ना, काम करने काम दो किए, सब्जेक्ट रुस्तम और आई दो सब्जेक्ट हुए, ठीक है। इसलिए सॉरी रुस्तम और माई सेल्फ होगा नहीं, आई होगा उसके जगह पे, क्योंकि आई का ही रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है माई सेल्फ, आई का ही रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है माई सेल्फ। तो माई सेल्फ जगह पे आई कर देंगे। तो और आई एज ए सब्जेक्टिव केस होता भी है, नॉमिनेटिव केस होता है आई, जो सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, एंड के साथ जो दोनों पार्ट होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। रुस्तम सब्जेक्टिव केस, ये भी सब्जेक्टिव केस, ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सादा पिक्चर, पिक्चर देखा यहाँ पे, ठीक है। तो याद इतना यही करना है कि माई सेल्फ सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, इसलिए ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं होगा। माई सेल्फ का आई होता है, इसलिए यदि हम माई सेल्फ जगह पे आई कर देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी, नो एरर। इसको सॉल्व करें। ठीक है, ये डिस्कस करते हैं। देखिए मेरा काम सिर्फ एरर बताना नहीं है कि मैं एरर बताया, इस पार्ट में एरर और निकल गया। एक एक सेंटेंस को, मतलब सेंटेंस का ऑपरेशन करना है। यूँ समझ लीजिए सेंटेंस को अच्छे से, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस कैसे बना है। एक सेंटेंस में कम से कम आपको 5-6 कॉन्सेप्ट मिले। मेरा प्रयास यही रहेगा, साथ साथ जो है आपकी वोकैब स्ट्रांग हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो, मेरा प्रयास यही रहेगा। तो आइए 7th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 7th क्वेश्चन में जो इसके एरर है वो पार्ट ए में एरर है। पार्ट ए में एरर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लास्ट लगा हुआ है, लास्ट ईयर। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब भी आपको पास्ट को इंडिकेट करने वाले वर्ड मिले, जैसे अगो, एस्टरडे, इस टाइप से आपको वर्ड मिले, जैसे लास्ट, लास्ट हुआ अंतिम, ठीक है, पिछला, ठीक है ना। तो लास्ट हो गया आपका पिछले साल, लास्ट हो गया, अगो हो गया, एस्टरडे हो गया। ये वर्ड कैसे हैं, जो पास्ट को क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। ये वर्ड पास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। तो जब भी सेंटेंस में आपको पास्ट को इंडिकेट करने वाले वर्ड मिले तो उसका जो वर्ब होगा वो सिंपल पास्ट में होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो भाई पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, यही तो होता है। तो मैंने कहा यहाँ पे आपको लास्ट मिल गया, पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। इसका जो वर्ब होगा वो किस में होगा, V2 में होगा। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो सी का क्या होता है, सी, सा, सीन। तो यहाँ पे है बीन के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, सा। आई सॉ द फिल्म लास्ट ईयर, मैंने देखा फिल्म को, क्या देखा, पिछली साल देखा। बट आई डू नॉट रिमेंबर इट स्टोरी, लेकिन हमें इसकी स्टोरी बिल्कुल याद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इट्स किसके लिए आया है, पजेसिव है, ये फिल्म के लिए आया है। फिल्म मतलब फिल्म की स्टोरी, ठीक है, रिमेंबर इट स्टोरी फिल्म के लिए आया है इट्स जो है, ठीक है ना। इसकी इस कहानी, किसकी कहानी, फिल्म की। ये सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर है, ठीक है। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने लायक ये है, देखिए यहाँ पे आई के साथ डू नॉट का यूज़ हुआ है। किस में होता है डू नॉट का यूज़, डू नॉट रिमेंबर,
डू नॉट रिमेंबर, डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू है, डज है, डिड है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपका है सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव स्ट्रक्चर है आपका ये, ठीक है, क्लियर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है द टू लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, नो एरर। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। इसके जो पार्ट में एरर है वो इसके पार्ट ए में एरर है। पार्ट ए में क्या होना चाहिए, द यहाँ पे टू लास्ट की जगह पे लास्ट टू होना चाहिए, लास्ट टू होना चाहिए, ठीक है, लास्ट टू होना चाहिए। अब चूंकि ये एडजेक्टिव का एडजेक्टिव चैप्टर से है, एडजेक्टिव चैप्टर से है और चैप्टर क्या है, चैप्टर एक नाउन के रूप में काम कर रहा है। नाउन से पहले जो भी आएगा वो क्या होता है, एडजेक्टिव है, इसलिए ये एडजेक्टिव चैप्टर से है, एडजेक्टिव चैप्टर से है। और ये जो यूज़ हुआ होता है वो न्यूमेरल एडजेक्टिव के कैटेगरी में आता है, ठीक है। न्यूमेरल एडजेक्टिव कैटेगरी में तीन तरीके के हैं एडजेक्टिव। एक होता है ऑर्डिनल, एक होता है कार्डिनल, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हो OCM, 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 OCM याद कर लो। O से ऑर्डिनल, C से कार्डिनल, M से मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एक्सेट्रा, इस तरीके से होता है। कार्डिनल क्या होता है 1, 2, 3 एक्सेट्रा, ऐसे होता है। मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है आपका सिंगल, डबल, ट्रिपल एक्सेट्रा, ठीक है। इस टाइप से आपका जो है ये ऑर्डर होता है। तो जब आपको नाउन से पहले ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव नामक न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज़ करना हो तो उनका जो फॉर्म होता है OCM होता है। पहले ऑर्डिनल आता है, फिर कार्डिनल आता है, फिर मल्टीप्लिकेटिव आता है। अब जो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर था उसमें पहले क्या आ गया था, पहले कार्डिनल आ गया था। आप देखो 2 लिखा हुआ है और 2 चूँकि कार्डिनल है तो पहले कार्डिनल आ गया था, इसलिए सेंटेंस गलत था। अगर आप इसको लास्ट 2 कर दोगे तो फर्स्ट, सेकेंड, ये जो ऑर्डर बताता है ऑर्डिनल है, और लास्ट किस कैटेगरी में आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट। लास्ट किस कैटेगरी में आपका आएगा, ऑर्डिनल में। तो ये आपका लास्ट ऑर्डिनल पहला हो गया और 2 आपका कार्डिनल हो गया। यदि आगे सिंगल, डबल लगाना होता है, ट्रिपल, तो आप लास्ट 2 सिंगल ऐसे लिखते आप, तो ये आपका ऑर्डर है। इस ऑर्डर में लिख दोगे सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर्स चूँकि ये प्लुरल होगा इसके साथ, क्यों प्लुरल होगा, लास्ट 2 चैप्टर्स, अंतिम के 2 चैप्टर की बात कर रहा है, अंतिम के 2 चैप्टर की बात कर रहा है। 2 चैप्टर का मतलब प्लुरल चैप्टर्स हो गया ऑफ द बुक। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के और आ गया सामने, आर किसके लिए यूज़ हुआ है। अब बुक तो अगर आप लोग यहाँ समझ रहे होंगे ये कि बुक यहाँ पे सब्जेक्ट है और बुक तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे ईज आना चाहिए, तो ये आपकी भूल है। इस भूल में कभी भी मत रहिए, ठीक है। इसका जो सब्जेक्ट है वो है द लास्ट 2 चैप्टर्स। इसका जो सब्जेक्ट है वो है द लास्ट 2 चैप्टर्स। उसका रीज़न क्या है, पहली चीज़ है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात होती है या जो कार्य करता है वही सब्जेक्ट होता है। कहा गया है द लास्ट 2 चैप्टर्स, मतलब अंतिम के जो 2 चैप्टर इस बुक के आर वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग हैं। किसके, किसके चैप्टर्स, 2 चैप्टर, बुक के 2 चैप्टर ना, 2 चैप्टर की बात कर रहा है ना, कि 2 चैप्टर क्या हैं, अंतिम के 2 चैप्टर क्या हैं, इंटरेस्टिंग हैं। तो यहाँ पे आर बिल्कुल सही है, द लास्ट 2 चैप्टर्स प्लुरल है, इसलिए यहाँ पे प्लुरल हो गया। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और अच्छे से इसको दिमाग में लॉक कर लीजिए, हमेशा काम आएगा। पहली चीज़ है ऑफ के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो और ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है, इसलिए चूंकि ऑफ प्रीपोजिशन के बाद, ध्यान से सुने, मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो आप यहाँ प्रीपोजिशन है,
उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस जो होता है कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे द बुक कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए द लास्ट टू चैप्टर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एसएससी स्पॉटिंग कॉमन एरर्स डे 9 के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। नहीं एंजॉय तो मत कीजिए, जाइए इस वीडियो को 7-8 वीडियो मेरी पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में, जाके एक एक करके देखिए। आधे घंटे की, 25 मिनट की, इस तरीके की वीडियोज़ हैं, उनका प्रॉपर नोट्स बनाइए। और आप लोग के लिए समय ही समय है, लॉकडाउन चल रहा है, आराम से घर में आप लोग लॉक होंगे, समय है, उस समय का यूटिलाइज करिए और अपनी स्टडी को जारी रखिए, मेहनत करिए, ठीक है। फिर चलता हूँ, कल फिर मिलता हूँ। थैंक्स।